So the answer writing practice, how to attain maximum possible marks in the given question. I have used this page to select out last few previous year questions. So the previous year questions that I have selected relates to the topic of geomorphology, which is rejuvenation. These topics are hidden in our syllabus, and many students actually ask for how do I decipher that there are so many hidden topics not written and I need to prepare it. You just need to understand that we have in our syllabus geomorphic cycles, and when geomorphic cycles are taken into consideration, I can relate rejuvenation with many terms which can be the multi-cyclic landform, है ना, polycyclic landform, second cycle of erosion. So if you are supposed to prepare for geomorphic cycle, rejuvenation तो अपने आप ही आ गया. हमने 3 क्वेश्चंस ले लिए जो इस टॉपिक से 1991 ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉलो करते हैं. तो वी हैव गॉट 3 क्वेश्चंस हियर. आई हैव जस्ट रिटन आउट द बेस टर्म्स फॉर इट. So 1997 the question that was asked was you have to explain the concept of polycyclic landforms and analytical study of polycyclic landform of a selected region. ठीक है. जो 2009 में क्वेश्चन आया वो था हाईलाइट जियोमॉर्फिक फीचर्स फाउंड इन टोपोग्राफीज अंडर सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन. तो यू आर नोटिसिंग दैट देयर इज चेंज इन द टर्म बट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन मोर और लेस इज द सेम. 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म बियर्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी, एल्यूसिडेट. नाउ व्हेन आई हैव टू थिंक अबाउट द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, अपने आप ही दी ओवरऑल आंसर फ्रेम तीनों क्वेश्चन में थोड़ा अलग होगा, लेकिन इन तीनों ही क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो किस पर रिलेट कर रहा है. इन तीनों ही क्वेश्चन का क्रक्स जो है वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू कर रहा है. सो देयर आर 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड. इसमें हम कंसेप्ट 10 बोलते हैं. जो आपका 10 कंसेप्ट हैं उसमें से कंसेप्ट नंबर 6 एज इट इज लिस्टेड इन थॉर्नबरी, नंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है, बट जो कंसेप्ट 6 जो है वो यही है दैट यू हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन सिंप्लिसिटी एज द नेचर ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर. तो ये आपको एक ब्लूप्रिंट दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है कंटेंट बिल्डिंग का. सो आई विल नॉट बी फॉलोइंग इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर. एक ओवरऑल आंसर राइटिंग में तीनों क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, आई हैव टू गिव एग्जामिनर द कंसेप्ट ऑफ पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म and have to highlight the features related to it. So I formally begin with my answer from this page. Believing it to be a 20 marker question, so I have to write 250 to 300 words. So I'll be utilizing 3 pages to write up the answer. So as I begin with the answer of concept of polycyclic landform, मेरे आंसर की शुरुआत introduction should be right there with the definition, and definition of polycyclic landform correlates to the landform types, है ना. So when I take reference of complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity, as planet Earth involves topographical developments since 4,000 million years ago. हमेशा एडवाइस करा है ब्रिज क्रिएट करने के लिए. तो ब्रिज का पॉइंट कहां पर आएगा? ब्रिज का पॉइंट आ जाएगा स्कॉलर नेम हॉरबर्ग
ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट स्कॉलर का नाम ले लो. आइडेंटिफाइज 5 टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ टोपोग्राफी. अब आपने ये मेंशन देने के बाद क्या कर देना है, 5 कैटेगरीज को इंटीग्रेट करके लिख देना है, ताकि आप जो जियोमॉर्फिक फीचर्स फाउंड इन टोपोग्राफी अंडर सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन या कॉम्प्लेक्सिटी मोर ऑफ द रूल को जस्टिफाई कर सको. सो विच आर दीज? वन इज कॉल्ड सिंपल, which is related to B, that is called monocyclic. तो आपको एग्जामिनर को थोड़ा सा लिंक दे देना है. विच आर सिंपल टोपोग्राफी? सिंपल टोपोग्राफी आर मोनोसाइक्लिक टोपोग्राफी. एक्चुअली सिंपल टोपोग्राफी या मोनोसाइक्लिक टोपोग्राफी इज रेयर टू बी फाउंड, या इट इज बीन जनरलाइज्ड. जब आप डेविसियन कंसेप्ट की बात करते हो तो आप सिंपल टोपोग्राफी की बात करते हो या मोनोसाइक्लिक करते हो. सो इट इज अ सिंप्लिसिटी दैट इज बीन अप्लाइड, विच इज द रीजन विलियम मोरिस डेविस इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. फिर आप कैटेगरी सी को इंक्लूड कर लें, विच इज रेफर्ड एज कंपाउंड. कंपाउंड टोपोग्राफी आर द टोपोग्राफी दैट आर कोरिलेटेड विद, सो आई मेक प्लस अगेन, मल्टी साइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक, दोनों टर्म भी एप्लीकेबल है. हम मल्टी साइक्लिक लिख दे रहे हैं. क्वेश्चन में पॉलीसाइक्लिक इंक्लूडेड है तो आपके लिए एक रिमाइंडर हो जाएगा कि भाई पॉलीसाइक्लिक मल्टी साइक्लिक सेम है. ये रिलेट्स टू बी मोर कॉमन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एज ऑफ प्लैनेट अर्थ, but also multiple changes in prevailing climate. अब आप सोच कर देखें ना कि अगर हम मल्टी साइक्लिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें तो वी ऑल्सो रेफर इट एज पॉलीक्लाइमेटिक. क्या इंडियन पेनिनसुलर लैंड मास में हमें स्ट्रिएशन मार्क ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट नहीं मिले? इज इट नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द ग्लेशियल टोपोग्राफी डेवलप्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट? आज की डेट में वहां पर मुझे ग्लेशियर्स नहीं दिख रहे, रिवर एक्शन दिख रहा है, या आई कैन सी द अदर एक्शन विच आर बीन एप्लीकेबल. सो पॉलीक्लाइमेटिक को ऐड करना है. एंड देन बिकॉज वी हैव मेंशन्ड होबर्ग, अभी इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है पर फिर भी हम लिख सकते हैं. He also talks about exhumed topography, which is also referred as resurrected topography. Exhumed या resurrected topography are buried, and that is the reason is not much taken into consideration, barring the exception of paleogeomorphology. तो आपके आंसर का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट हुआ वो हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, एंड ब्रिज हेडिंग आ गया होबर्ग आइडेंटिफाइंग 5 टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, जिसमें सिंपल या मोनोसाइक्लिक इज मोर थियोरेटिकल, and when I talk about compound and multicyclic, they are more common. Then begins your answer, and when you start writing your answer, you have to take up the reference of definition. So comes in the definition of multicyclic, polycyclic या compound topography. So it is being referred as the mature or old age topographies superimposed by young topography. Called rejuvenation. It is important for you to give examiner technically rejuvenation can be positive, negative. Positive
accelerating labeling, that is early attainment of old, and negative is re-attainment of youth. And that is the reason it relates to multi या पॉलीसाइक्लिक फीचर्स. मतलब एक फुल प्रूफ अप्रोच आपको एग्जामिनर को देना है. हम नॉर्मली क्या करते हैं, पॉजिटिव रेजुवनेशन को मिस आउट कर देते हैं. मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है, 20 मार्क का क्वेश्चन है, स्कोप है, आप आराम से इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. Now my question is asking me to take into reference the concept and analytical study. So I start using my second page. I have made comfortable with my content to examiner कि भाई टोपोग्राफी के टाइप्स कौन कौन से हैं और रेजुवनेशन के कौन से दो कैटेगरीज हैं. Then I elaborate on my answer. I am on my second page and I very clearly say that it is negative rejuvenation, that involves multiple causes. कॉजेस को अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा मेन बॉडी का आंसर ही चल रहा है. दीज कॉजेस कैन बी लेबल्ड एज, तो ए लेबल करा डायनेमिक. अब यहाँ आपके पास दो चॉइस है, आपको एक एनालिटिकल परव्यू देना है टोपोग्राफी का, तो आप कॉज के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी साइट कर सकते हो, या आप कॉजेज लिख दें और बाद में एग्जाम्पल्स दें. वी विल बी इंटीग्रेटिंग. सो डायनेमिक कॉज, डायनेमिक कॉज इज रिलेटेड टू एपिरियोजेनिक uplift, tilting, warping, that is related to tectonic forces. It involves local to regional scale of effect. Influencing base level at the relevant scale. एग्जाम्पल लेना है इसमें, तो एग्जाम्पल लेना शुरू करेंगे तो वी कैन ईजिली टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ. सो वी आर साइटिंग एग्जाम्पल्स नाउ. सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स टोपोग्राफी of discordance as valley in valley, और मल्टी स्टोरी वैली. डेवलपिंग पेयर्ड और अनपेयर्ड रिवर टेरेसेस. एग्जाम्पल बताएंगे रिवर येनसी along West Siberian plain,
that also makes example of re-uplifted peneplain. वैली इन वैली टोपोग्राफी मुझे छोटा नागपुर प्लाट्यू के हजारीबाग प्लाट्यू रीजन में भी दिखती है विद दामोदर रिवर, सो आई कैन साइट दैट एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल इज रिवर दामोदर with Hazaribagh Plateau. It also relates to Patland, which is again example of re-uplifted peneplain. तो आपने पहला कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल दिया टोपोग्राफी ऑफ डिस्कॉर्डेंस का. टोपोग्राफी ऑफ डिस्कॉर्डेंस में आपने वैली इन वैली टोपोग्राफी बना दी. वैली इन वैली टोपोग्राफी को आपने कोरिलेट कर दिया अपलिफ्टेड पेनीप्लेन के साथ. वैली इन वैली टोपोग्राफी का डायग्राम बना सकते हैं, पर डायग्राम अभी हम बनाएंगे इन द सब्सिक्वेंट पेज जहां पर हम दूसरा कॉज को जस्टिफाई करेंगे. ओके, डायनामिक कॉज का टोपोग्राफी ऑफ डिस्कॉर्डेंस में मुझे एक तो वैली इन वैली टोपोग्राफी मिलता है एंड दूसरा मुझे मिलता है, सो आई कैन पुट इट अ डॉट एंड राइट इट अप हियर. इट इज कॉल्ड एंट्रेंच्ड मियांडर. एंट्रेंच्ड मियांडर को डिफाइन करना पड़ेगा. एंट्रेंच्ड मियांडर इज रिलेटेड टू मियांडरिंग स्ट्रीम engaged in valley deepening. When I talk about meandering stream, the sluggish flow of river is more engaged in valley widening. It is not engaged in valley deepening. Sluggish flow is related with gentler gradient and river thus cannot be engaged in deepening activity. So this is something which is topography of discordant. इसके साथ आप easily add कर सकते हो Nick point. Nick point is the transitional point between old and new valleys, which can be related to valley in valley topography and also with entrenched meander. एग्जाम्पल को बिल्कुल मिस नहीं करना है, तो एग्जाम्पल को ऐड करेंगे. इट इज रिवर कोलोराडो, ग्रैंड कैनियन, और ये निक पॉइंट का आप चाहो तो छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं. आप यहीं पर डायग्राम ऐड कर दो. यू टेक द रेफरेंस ऑफ वेरी सिंपल. आप कंफर्टेबल हैं तो आप पेन से डायग्राम बनाइए, कंफर्टेबल नहीं है तो पेंसिल से डायग्राम बनाइए, ताकि हम कम से कम एक डायग्राम एग्जामिनर को इस पेज पर दे दें. ठीक है. सो दिस इज माय ओल्ड बेस लेवल, this is my new base level. अब ये बेस लेवल डायनामिक फैक्टर के साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट अपलिफ्टमेंट. सो ओल्ड और न्यू के बीच में जो ये ट्रांजिशनल वैली होता है, इसको बोलते हैं निक पॉइंट. इट कैन बी रिलेटेड टू इंटीरियर्स, इट कैन बी रिलेटेड टू द शोर लाइन. आप इस डायग्राम को फटाफट से रफली बॉक्स कर दें और निक पॉइंट का एग्जाम्पल भी साइट कर दें. इसी पेज में छोड़ना नहीं चाहिए. निक पॉइंट रिलेट्स टू हुंद्रू वाटरफॉल्स. सो यू आर राइटिंग एग्जाम्पल ऑन रिवर सुबर्णरेखा. And we have got another very important Dhundwadhar waterfall on river Narmada.
तो आप एग्जाम्पल साइट करते हुए जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन वेयर एग्जामिनर इज आस्किंग मी टू राइट अबाउट एग्जाम्पल्स, यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ द केस justifying the case factor, है ना. So second page is done with the cause number 1, that is called dynamic. अच्छा, is only dynamic cause applied for rejuvenation? नहीं. अब हम safely आ गए अपने फाइनल पेज पर, तो हम कॉज नंबर बी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. कॉज नंबर बी को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड यूस्टैटिक and definitely can include isostatic also, and it is relates to change of climate. It is also referred as glaciostatism. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अच्छा है लिख दें, हमारे आंसर में आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है. सो व्हेन आई टेक द रेफरेंस ऑफ दिस यूस्टैटिक और चेंज ऑफ द क्लाइमेट, ice age, termination of the same, we do develop rejuvenated topography. So next point इसका लिख रहे हैं, combined with बबल में डाल देंगे आइसोस्टेटिक adjustments, it is best depicted in lower Mississippi basin as paired terraces. जगह है, डायग्राम बना सकते हैं. पेयर्ड टेरेसेस के डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कॉशन रहना पड़ता है, डायग्राम में गलती ना कर दें, इसलिए हमारे पास 4 पेयर्ड टेरेसेस हैं. सो टू बी ऑन द सेफर एज क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से 4 पेयर्ड टेरेसेस का बेस ले लिया. पेंसिल से बना लो डायग्राम, जहाँ पर हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आता हम क्विकली पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ आउट कर देते हैं. सो आई कैन ईजिली रिलेट द 4 रिवर टेरेसेस दैट इज टू बी डेवलप्ड हेयर. ठीक है, अब ये मेरे 4 रिवर टेरेसेस जो तैयार हो गए, इनको आपने आउटलाइन करना है या इनको आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है. The terraces developed includes combination of glacial, alluvial and marine sediments. ठीक है, and then we add C. मिसिसिपी रिवर एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप एड ऑन कर सकते हो, टेकिंग अप द एग्जाम्पल ऑफ द डायग्राम. पेयर्ड टेरेसेस है जिसमें आप आइसोस्टेटिक इन्फ्लुएंस को भी हैंड इन हैंड ऐड कर पाए. एंड द फाइनल रीजन दैट वी कोरिलेट इज स्टैटिक. Static cause of rejuvenation is identified with no tectonic or climate change influence at a larger scale. Thus, a renewed youth involves decrease in transported load of an active channel
ट्रांसपोर्टेड लोड जब कम हो जाएगा तो चैनल का फ्लो अपने आप ही फास्ट होगा, और अगर फास्ट हुआ तो इरोजन कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ेगी। दूसरा, इंक्रीज इन रन ऑफ ड्यू टू precipitation pattern। एंड तीसरा, ये सेकंड और थर्ड को आप साथ में भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट एक्चुअली रिलेट्स टू इंक्रीज इन द स्ट्रीम वॉल्यूम। इंक्रीज इन स्ट्रीम वॉल्यूम as by acquisition of new drainage। आपने कोई स्ट्रीम पायरेसी या किसी भी तरीके से एक वॉल्यूम इंक्रीज करा आपने, बिकॉज बोथ दीज विल बी लीडिंग टू इंक्रीज इन रन ऑफ, thus erosive and transportation capacity increase। Thus we can conclude dynamic equilibrium is the fact relating to development of topography G.K. Gilbert। आंसर इज डन। सो जरा ध्यान से देखना, हमने आपको एक स्पेसिफिक आंसर नहीं बना कर दिया, इसलिए टाइम लिमिट भी नहीं रखा। हमने आपको एक पूरा बड़ा सा टॉपिक समझाने की कोशिश की है जिसको रेजुवेनेशन कहते हैं। और रेजुवेनेशन को पढ़ते समय हमेशा इस चीज़ को याद रखना दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द अप्रेजल ऑफ डेविसियन कंसेप्ट, आपको जी.के. गिलबर्ट को हमेशा इंक्लूड करना पड़ता है। और जब आप जी.के. गिलबर्ट को इंक्लूड करते हो तब आप टोपोग्राफी ऑफ डिस्कॉर्डेंस की बात करते ही हैं। आपने तीन इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट इट कंप्लीट, आपने तीन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर एक अपना क्लियर टॉपिक को रिवाइज कर लिया। आपने एक ऐसा कंटेंट डेवलप कर लिया कि आप किसी भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन के मोल्ड में उसको लिख सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ऐड हेयर, हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जरूर देखो, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद रेजुवेनेशन टॉकिंग अबाउट द फेजेस ऑफ सरफेस फीचर डेवलपमेंट। और हमने चैनल मॉर्फोलॉजी पर भी एक वीडियो डाला है, उसको भी देखो। उन सारे चीज़ों को रिलेट करके आप आराम से इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।